हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्तिवर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र 2022 के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है 1789 ईस्वी में हुई फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ, बाकी पॉइंट मैं स्क्रीन में दे दूंगा आंसर, इसको आप लोग याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें है, इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया। सेकंड पॉइंट, इस क्रांति की महत्वपूर्ण देन मध्यकालीन समाज की सामंती व्यवस्था का अंत करना है। थर्ड पॉइंट, फ्रांस के क्रांतिकारियों द्वारा की गई मानव अधिकारों की घोषणा मानव जाति की स्वाधीनता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। चौथा पॉइंट, इस क्रांति ने समस्त यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास और प्रसार किया। परिणाम स्वरूप यूरोप के अनेक देशों में क्रांतियों का सूत्रपात हुआ। ठीक है। और पांचवा पॉइंट इसमें, फ्रांस की क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। छठा पॉइंट है, इस क्रांति ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बाकी पॉइंट मैं स्क्रीन में दे दूंगा, आप लोग इसमें से इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर होगा, ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को रोकने के क्रम में रोलेट एक्ट के अंतर्गत भारतीय नेताओं को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखा जा सकता था। इस कारण भारतीय रोलेट एक्ट के विरोधी हो गए। ठीक है, इसका आंसर इतना ही होगा। 21वां नंबर क्वेश्चन है, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, समझाइए। तो देखिए उद्योग जो पर्यावरण को 4 प्रकार से प्रदूषित करते हैं। सबसे पहले वायु प्रदूषण है, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा भूमि प्रदूषण और चौथा ध्वनि प्रदूषण। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती है, उससे जो गैस निकलता है, धुआं निकलता है, वो हमारे पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित करता है। तो इसका आंसर मैं स्क्रीन में दे दूँगा, आप लोग देख लीजिए, वायु प्रदूषण वाला। और इसके बाद है जल प्रदूषण। देखो उद्योग यानी फैक्ट्री से जो केमिकल्स निकलते, रसायन निकलते, वो सीधे नदियों में प्रवाहित होते हैं और जिस प्रकार से नदियों के जल प्रदूषित हो जाते हैं। इसका भी आंसर स्क्रीन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिए। तीसरा भूमि प्रदूषण। देखिए जो फैक्ट्री वगैरह होता है, इसमें से जो ठोस द्रव या गैस कई प्रकार से अशुद्धियाँ निकलती है, वो मिट्टी में मिल करके भूमि को प्रदूषित करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि, जैसे कि हमें पता है जब फैक्ट्रियाँ चलती है तो उसमें से कई प्रकार की आवाज़ें आती है, ठीक है, बहुत शोर शराबा होता है, तो इस प्रकार के ध्वनि प्रदूषण भी होते रहते हैं। ठीक, तो ये 4 प्रदूषण है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसी का अथवा वाला, भारत में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में संकेंद्रित है, क्यों ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा, लोहा इस्पात उद्योग की गणना भारत के प्रमुख भारी उद्योगों में की जाती है। भारत में यह उद्योग छोटा नागपुर पठार के आसपास अधिक केंद्रित है। इसके प्रमुख रूप से 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि छोटा नागपुर का पठार भारत के खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों से संपन्न क्षेत्र है। यहाँ भारत की प्रमुख लोहा अयस्क एवं कोयला खानें स्थित है। इनसे लोहा इस्पात के लिए कच्चा माल और शक्ति संसाधन के रूप में कोयला सन्निकट ही प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही लोहा इस्पात उद्योग में प्रयुक्त अत्यधिक खनिज मैग्नीज, होलीमाइट एवं चूना पत्थर आदि पदार्थ छोटा नागपुर पठार के निकटवर्ती भागों में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और इसका दूसरा पॉइंट है, छोटा नागपुर पठार के निकट ही भारत के कई प्रसिद्ध जल विद्युत परियोजनाएं स्थित है, जिनसे लोहा इस्पात उद्योग के लिए सस्ती जल विद्युत और पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल की आपूर्ति हो जाती है। दामोदर नदी घाटी परियोजना का इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र देश के समस्त भागों से रेल, सड़क एवं जल परिवहन से संबद्ध है, जो किसी भी उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी कारण भारत में लोहा इस्पात उद्योग का केंद्रीकरण छोटा नागपुर पठार के समवर्ती भागों में हो गया है। ठीक, इसका आंसर मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, ये बहुत ही इजीली हो जाएगा याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इसमें जो पॉइंट है सत्ता की साझेदारी में, प्रमुख पॉइंट है इसमें, सबसे पहला पॉइंट है शासन के
तीनों अंगों द्वारा सत्ता की साझेदारी। तीनों अंग का मतलब है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों अंगों द्वारा सत्ता की साझेदारी होते हैं, इसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है जो जातीय अथवा भाषी समूह में सत्ता की साझेदारी, इसके बारे में भी लिखना। मैं आंसर दे दूंगा स्क्रीन में, आप लोग इसको देख लीजिए। तीसरा पॉइंट है जन सामान्य की सत्ता में साझेदारी, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और लास्ट पॉइंट है विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव एवं हित समूह में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, इसका आंसर आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए एसएसटी है, इसमें थोड़ा लॉन्ग आंसर लिखना होता है, नहीं तो मार्क्स इसमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके आंसर थोड़े बड़े हैं, आप लोग इसको समझिए, समझ के अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों को सॉल्व प्रोवाइड करा रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ है, आप लोगों को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा आंसर सहित बता दे रहा हूँ कि ये है, आप लोग बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद करते हैं। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते, उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए इसमें जो सामाजिक विभाजन है राजनीतिक पर निम्न प्रकार से प्रभाव डालते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वर्तमान में विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में किसी न किसी प्रकार का सामाजिक विभाजन अस्तित्व में है तथा ऐसे विभाजन प्रायः राजनीतिक रूप से आंदोलन तथा विरोध का रूप धारण कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है यह भी देखा गया है कि सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक दलों तथा दबाव समूह का भी विभाजन हो जाता है। अगला पॉइंट थर्ड वाला, सामाजिक विभाजन राजनीति को भी विभिन्न समूह, विचारधाराओं, कार्यक्रमों के आधार पर विभाजित करने में सफल हो जाते हैं। और चौथा पॉइंट इसमें है, ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसमें कई सारे पॉइंट्स है, तो आप लोग इस पॉइंट्स को याद कर लीजिए, मैं आंसर इसके स्क्रीन में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। ठीक है, इसका भी आंसर देखिए। इसमें देखिए पहला पॉइंट इसमें है राजनीतिक दलों के सदस्यों की संख्या लाखों में होती है, जबकि दबाव समूह आकार की दृष्टि से छोटा संगठन होता है। दूसरा पॉइंट इसमें है राजनीतिक दलों का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, ये राष्ट्रीय स्तर पर फैले हुए होते हैं, जबकि दबाव समूह का कार्यक्षेत्र सीमित होता है, परंतु कुछ दबाव समूह का स्वरूप राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भी होता है। थर्ड पॉइंट, राजनीतिक दलों की प्रकृति राजनीतिक होती है, जबकि दबाव समूह की अराजनीतिक होती है। चौथा पॉइंट है राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमेशा संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, जबकि दबाव समूह संवैधानिक तथा गैर संवैधानिक दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। छठा पॉइंट है इसमें राजनीतिक दलों द्वारा नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, जबकि दबाव समूह द्वारा लचीले निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है इसी का अथवा वाला क्वेश्चन, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य की विवेचना कीजिए। तो देखिए इसमें राजनीतिक दलों के जो कार्य होते हैं वो निम्न हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जनमत का निर्माण करना है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, स्क्रीन में आंसर दे दूंगा। जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। थर्ड पॉइंट सरकार का निर्माण करना। फोर्थ पॉइंट सरकार की आलोचना करना। फिफ्थ पॉइंट उम्मीदवारों का चयन करना। ठीक है, सिक्स पॉइंट सदस्यों में एकता स्थापित करना। सेवेंथ पॉइंट दलों की नीतियों तथा कार्यक्रमों का निर्धारण। आठवां पॉइंट सरकार का विरोध करना। नौवां पॉइंट मतदाताओं का मार्गदर्शन करना। और 10वां पॉइंट राष्ट्र का विकास करना। ये जितने पॉइंट्स हैं आप लोग इसको याद कर लीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संघवाद क्या है, संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। तो देखिए जो संघवाद होता है, संघवाद की परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि देश के शासन को चलाने के लिए शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत संघवाद कहलाता है, जिसमें एक संविदा यानी एग्रीमेंट के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शासन चलाने की शक्तियों का विभाजन या बंटवारा किया जाता है। ठीक है, ये तो रही परिभाषा संघवाद की। अब इसके प्रमुख जो विशेषताएं हैं संघवाद की या संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, तो सबसे पहला है लिखित एवं कठोर संविधान। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि भारतीय संविधान लिखित संविधान है, इसमें 395 अनुच्छेद है, इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान कठोर है क्योंकि इसका संशोधन विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। संविधान संशोधन में केंद्र तथा राज्य दोनों की समान भूमिका है। इसका अगला पॉइंट है शक्तियों का विभाजन। संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस संबंध में 3 सूचियों केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का निर्माण
किया गया है। अवशिष्ट शक्तियों केंद्र को प्रदान की गई, जो अवशिष्ट शक्तियाँ है वो सभी शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। शक्तियों के विभाजन को बनाए रखने के लिए तथा संविधान की रक्षा करने के उद्देश्य से स्वतंत्र, सर्वोच्च तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है। फोर्थ पॉइंट है एकात्मकता की ओर झुकी हुई संघ व्यवस्था। देखिए इसमें भी और भी पॉइंट है, इसको सब आप लोग ना याद कर लीजिए। ठीक है, 7 पॉइंट्स है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।